मराई गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। गांव के चारों ओर फैले बगीचे इसकी शान थे। मई का महीना था, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। दीपक इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। दीपक के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा संगीत थी। सुबह होते ही वह अपने 12 साल के बेटे मुन्ना को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। मुन्ना को आमों से उतना ही प्यार था जितना दीपक को। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा, इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। अरे मुन्ना, जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। दीपक को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सोचते वह घर आ गया। सरोज, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल देखे हैं, काले काले जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हों। अरे तुम भी ना हर साल यही कहते हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन दीपक का मन नहीं माना। वह जानता था कि आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। अमराई कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया विजय काका था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान। देखो, यह आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्हें सब दादी कहते थे। दादी की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियां गांव के हर बच्चे को रट थीं। जब मैं छोटी थी तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था। सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव ने हार नहीं मानी। मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। मुन्ना को दादी की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, दादी, तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा, तूफान बुरा नहीं होता, वह तो प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक दिन दोपहर में दीपक अपने बगीचे में था, जब आसमान में बादल घिरने लगे। हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। मुन्ना, घर चल, लगता है बारिश आने वाली है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। विजय काका ने पंचायत भवन में सबको बुलाया। तब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो, और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। दीपक का मन बेचैन था। उसने सरोज से कहा, मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए। दीपक, जान से बढ़कर कुछ नहीं, रहने दो। लेकिन दीपक नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की। उसने कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहें, लेकिन वह जानता था कि यह सब तूफान के सामने नाकाफी है। वापस घर लौटते वक्त उसने दादी को देखा, जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी।
रात 9 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया हो। पेड़ झुक रहे थे, टहनियाँ टूट रही थीं और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दीपक अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। मुन्ना डर के मारे सरोज के बगल में सो गया। हे भगवान, सब ठीक कर देना। दीपक का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना, यह सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज़, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज़ और कभी बारिश की रफ्तार। सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके थे। विजय काका अपने घर की छत पर चढ़कर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उन्हें भी नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। दादी अपने झोपड़े में बैठी थीं और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही हों। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो मुन्ना को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। दीपक सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियाँ, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आईं। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियाँ टूट चुकी थीं और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। दीपक वहीं बैठ गया। सरोज और मुन्ना भी पीछे पीछे आए। बाबा, रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन दीपक का मन टूट चुका था। उसने सोचा, यह तो मेरी जिंदगी का सवाल है। बगीचा गया तो सब कुछ गया। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। विजय काका ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया। देखो, ये मुसीबत हम सबकी है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। लेकिन उनकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी, संगीता, एक सामाजिक कार्यकर्ता। उसके साथ 2 लोग और थे जो शहर से आए थे। संगीता ने विजय काका से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वह दीपक के पास पहुंची। दीपक उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था, उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। दीपक जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटी? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है, और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। संगीता की बात में दम था। दीपक को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सरोज से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। संगीता ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बिनने लगीं। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बिनता, कोई उन्हें धोता तो कोई मसाले तैयार करता। दीपक ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। सरोज और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगीं। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं। मसालों की कमी हो गई तो संगीता ने शहर से मंगवाए।
डिब्बों की ज़रूरत पड़ी तो विजय काका ने पास के कस्बे से इंतज़ाम किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थीं और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। संगीता ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में संगीता के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। दीपक को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आईं। बेटी, तुमने मेरा घर बचा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। विजय काका ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए ताकि सामान को स्टोर किया जा सके। संगीता ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। दीपक का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी।